सऊदी अरब ने कबूल किया है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी का कत्ल एक बड़ी गलती थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि शहजादा सलमान को मकतूल सहाफ़ी की हलाकत के ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो भी इस कत्ल केस में मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सऊदी के मशहूर सहाफ़ी जमाल खाशोगी कत्ल मामले में सऊदी हुकूमत रोज एक नई कहानी गढ़ रही है। एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू में सऊदी के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने जमाल के कत्ल की बात कबूल करते हुए इसे एक बड़ी गलती माना, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि शहजादा सलमान को मकतूल सहाफ़ी की हलाकत के ऑपरेशन की कोई जानकारी थी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में जो भी सऊदी एहलकार मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Individuals made, and what compounded the mistake was the attempt to try to cover up. That is unacceptable in any government. These things unfortunately happen. We have been very clear that we will leave no stone unturned. The relationship is a hugely important strategic relationship for both countries. I believe that when the investigation is over and the facts are revealed and people know who was responsible and see those individuals being punished and see procedures put in place to prevent this from happening. वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सहाफ़ी जमाल खाशोगी की मौत के बारे में सऊदी अरब की तरफ से दी गई जानकारी से मुतमईन नहीं है और जल्द ही सऊदी के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करेंगे। Nobody of the various investigation groups at this moment know, but we'll find out. They haven't identified that? It's a concern. We'd like to find out where it is and what happened, and I think we're inching our way there. Are you satisfied that some of them have been fired? No, I'm not satisfied until we find the answer, but it was a big first step. It was a good first step, but I want to get to the answer. तुर्की हुक्काम को यकीन है कि जमाल खाशोगी का कत्ल काउंसिल खाने में ही किया गया है और उनकी लाश के टुकड़े करके कहीं दफना दिया गया है। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की जमाल खाशोगी के कत्ल की तहकीकात की तफसीलात जल्दी ही मंजर आम पर लेकर आएगा। जमाल खाशोगी ओlayındaki हम कुछ ही दिनों में जमाल खशोगी कत्ल मामले में सच्चाई सामने लाएंगे। मैं इस मामले में इंसाफ चाहता हूं। इस केस में हम संजीदगी से काम कर रहे हैं। जो सच्चाई निकलकर सामने आएगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि अगर तुर्की तमाम तफसीलात सामने लाता है तो सऊदी हुकूमत की पोल खुल सकती है। वाज़ेह है कि जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर को जरूरी कागजात हासिल करने इस्तांबुल में वाक़े सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। जमाल खाशोगी सऊदी हुकूमत खास करके शहजादा सलमान के कड़े नाक़िदों में से एक थे। जमाल के कत्ल को जिस तरह से 2 हफ्तों से भी ज्यादा वक्त तक छुपाया गया, उससे साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अर्शी खान साहब जुड़ गए जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। आइए उनसे बात करेंगे। सर, सऊदी ने आखिरकार जमाल खाशोगी के कत्ल की बात कबूल कर ली है, लेकिन सऊदी हुकूमत जो कहानी बना रही है, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? देखिए, अभी भी सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल साफ नहीं किया है। ये इन्होंने किया क्या है कि जिन लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया, खास करके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, उसमें जो किलर से, मर्डर से, इंट्रोगेटर्स से, उनके जो इंटेलिजेंस के लोग थे, वो उनको इन्होंने फांस दिया। फिर ये कहा कि विल टेक एक्शन, इनके खिलाफ में एक्शन होगा। लेकिन एक्चुअली अगर आप 15 या 16 अक्टूबर का न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में रेफरेंस दिया गया है एक सऊदी बहुत हाई ऑफिशियल, विदाउट डिस्क्लोजिंग नेम, कि उसे ये पता था कि MBS का क्या प्लान है। तो उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही इसको अप्रूव किया था, इसके मर्डर के प्लान को। ये चाह रहे थे कि शायद कि इसको बहुत हल्के में लेगा और पूरी दुनिया में इससे कोई बावला नहीं मचेगा और ये बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे और इसका कोई सबूत नहीं होता। हालांकि इन्होंने बहुत सफाई से काम किया, लेकिन आप जिस तरह से चीजें वहां पे डेवलप हुई तो आप देखेंगे कि चीजें धीरे धीरे काफी एक्सपोज हुई हैं और अभी जो रियल सिचुएशन है वो बिल्कुल नहीं आई है। लेकिन काफी क्लियर सिचुएशन बन गई है जिसमें ये आखिरकार सऊदी को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये मर्डर था। अगर आप आज का स्टेटमेंट देखिए खासकर फॉरेन मिनिस्टर का, तो उन्होंने ये कहा है कि ये मर्डर जो है रोग ऑपरेशन में हुआ और ये काफी सैड है और बड़ा अफसोसनाक है, ग्रेट मिस्टेक है, ये सब इन्होंने कहा। और उसके पहले जब आप सिचुएशन देखिए तो उन्होंने कहा हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो ये फॉल्स एलिगेशन है। उसके बाद आप देखें कि
ट्रंप ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, रोक किलर्स। ये जो वर्ड था ये बेसिकली सऊदी से आया है, मोहम्मद बिन सलमान से। तो टर्की के स्टैंड में आप देखें कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, कोई चेंज नहीं है, वो धीरे 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 चीजों को ला रहे हैं सामने। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सऊदी अरबिया है या ट्रंप है, तो इनमें काफी वैसिलेशन है, काफी उछाल, कभी ये कभी वो। लेकिन जो पूरी जो, इसलिए कि ये मीडिया के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, इन पे ये भी इल्जाम है कि टेररिस्ट थे या मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर वगैरह थे, बिल्कुल फॉल्स। लेकिन जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े जो आपकी मीडिया के लोग थे, वॉशिंगटन पोस्ट के, न्यूयॉर्क पोस्ट के, ठीक है, लंदन के जो बड़े बड़े लोग थे, तो इन्होंने काफी इसको टेकअप किया। लेकिन सऊदी वजीर खारजा कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की शहजादा सलमान को जानकारी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सलमान की इजाजत के बगैर नहीं, आप किसी का नामो निशान मिटा दिया जाए? देखिए, सऊदी अरबिया में जानते हैं कि बहुत सारे जो उलमा हैं या जो बहुत सारे डिसिडेंट है वो गायब हो गए। वो कहाँ गायब हो गए? आसमान में तो गायब नहीं हो सकते। उसी तरह से इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट इस्तांबुल में किया। इस्तांबुल आप जानते हैं, ये जैसे जिनेवा है पूरे आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो पोजीशन इस्तांबुल की। वहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बड़े सर्वेलेंस है वहाँ पे, मतलब कोई एक छोटी सी जगह नहीं है। वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्की ने ये वहाँ पे एक पूरे मैसेज दिया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, खास करके डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आज अभी की आप रिपोर्ट देखेंगे, आधे घंटे पहले की रिपोर्ट की है कि एक प्राइवेट पार्किंग में, कार पार्किंग में सऊदी कॉन्सुलेट की कार पाई गई है अबंडन। जी बिल्कुल। तो एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो सऊदी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वही दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान को रोकने के लिए वो सऊदी को हथियारों की सप्लाई नहीं रोक सकते। क्या अंदर खाने कोई डील हुई है क्या? देखिए, वो तो आप जानते हैं कि वो जो जैरेड कुशनर जिनके दामाद हैं ट्रंप के, वो नए नए दोस्त हैं मोहम्मद बिन सलमान के। मोहम्मद बिन सलमान के कुछ ऐसे भी कॉन्टैक्ट हैं कुछ और कंट्रीज से वगैरह वगैरह, मैं उनका नाम नहीं दूंगा। लेकिन ट्रंप काफी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड। अब पता नहीं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए कि जो लोग खुद अमेरिकन जो थे, जो सपोर्ट करते सऊदी अरबिया के, वो बहुत अहम बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्शी खान साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। उधर इस्तांबुल में वाक़ सऊदी कौंसल खाने में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी अरब पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के ताकतवर मुल्क जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने सऊदी से जवाब मांगा है कि कत्ल में किए गए सहाफ़ी की लाश कहां है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने सऊदी अरब को की जाने वाली हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा हालात में सऊदी अरब को हथियार बेचना जारी नहीं रख सकते। मार्केल ने बर्लिन में पार्टी के आला लीडरों की मीटिंग के बाद कहा कि हथियारों की बरामद के फैसले का कोई जवाब पैदा नहीं होता। उधर जमाल खाशोगी के लापता होने और फिर कत्ल के बाद अमेरिकी समेत कई मुल्कों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी रियाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से माजरत की है। इधर रूस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि अगर वॉशिंगटन जौहरी हथियारों के समझौते से अलग होता है तो यह बहुत खतरनाक होगा। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि इससे पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हथियारों के कारोबार को पूरी तरह से अपनी इजारादारी कायम करने के लिए वॉशिंगटन को बैनुल-अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क सर्द जंग के दौरान रूस के साथ किए गए जौहरी हथियार कंट्रोल एग्रीमेंट से अलग हो जाएगा। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रूस कई सालों से इस समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच मीडियम रेंज जौहरी समझौता अगले 2 साल में खत्म हो रहा है। अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन के सरबराह मिखाइल गोर्बाचोव और रोनाल्ड रीगन के बीच ये समझौता 1987 में हुआ था और ये समझौता अमेरिका और रूस को 300 से 3400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइल बनाने में रोकता है। इससे सभी जमीन में मार करने वाली मिसाइलें इसमें शामिल हैं। Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and I don't know why President Obama didn't negotiate or pull out. And we're not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons, and we're not allowed to. We're the ones that have stayed in the agreement, and we've honored the agreement, but Russia has not, unfortunately, honored the agreement. So we're going to terminate the agreement. We're going to pull out. The लैटिन अमेरिकी मुल्क होंडुरास, ग्वाटेमाला और दीगर ममालिक से लोग बड़ी तादाद में अमेरिका में दाखिल होने के लिए मैक्सिको सरहद तक पहुंच गए हैं। कारवां की शक्ल में सैकड़ों की तादाद में लोग अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप इंतजामिया गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ
अमेरिका में इन मुहाजिरीन को रोकने के लिए मैक्सिको पर दबाव बढ़ा दिया है। ज़राए के हवाले से बात जो सामने आ रही वो है कि ग्वाटेमाला मैक्सिको सरहद पर पुलिस ने कई मुहाजिरीन को हिरासत में लिया है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मैक्सिको से लगने वाली सरहद को बंद करने और लैटिन अमेरिका से आने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन को रोकने के लिए फौज तैनात करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अल सल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला जैसे मुल्कों को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली माशी मदद भी बंद की जा सकती है। I would call in the military and I would seal off the border. I would close up the border. If that happens and if that continues to move forward, the caravan we're talking about, which is, I think, a man-made caravan, if you want to know the truth. I think some bad people started that caravan. More importantly, or maybe almost as importantly, you have some very, very bad people in the caravan. You have some very tough criminal elements within the caravan. But I will seal off the border before they come into this country. And I'll bring out our military, not our reserves. I'll bring out our military. इधर यूरोपीय यूनियन ने इस बात की कोशिश तेज कर दी है कि 4 नवंबर को तेहरान पर अमेरिकी पाबंदियों के दूसरे मरहले के आगाज के बाद ईरान का कम से कम एक बैंक आलमी बैंकिंग निजाम के साथ जुड़ा रहे। इस बात का इंकशाफ ईरान का दौरा करने वाले फ्रांस के सेनेटरों ने किया है। वाज़ेह है कि जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर सख्त पाबंदी लगा दी है। दूसरे मरहले में ईरान के ऑयल और बैंकिंग सेक्टर को निशाना बनाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन चाहता है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखे। ताकि मीडिया से बात करते हुए फ्रांसीसी सेनेटर फिलिप बोनकेरी ने कहा है कि यूरोप की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान जौहरी मुआहदे की इक्तिसादी खसूसियत से मुस्तफिद होता रहे। इधर पाकिस्तान सरहद पर ईरान के 14 सिक्योरिटी अफवाज को अगवा कर लिए जाने के मामले में ईरान ने पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने पाकिस्तानी एहलकारों से अपील की है कि वो अगवा शुदा फौजी एहलकारों का पता लगाए। वहीं दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल ने 14 ईरानी अफवाज को अगवा करने की जिम्मेदारी कबूल की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि यह दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन हुकूमत उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पाकिस्तान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि अगवा ईरानी अफवाज को तलाश करने की मुहिम जारी है। ईरान ने कहा कि अगर इस सिमत में कोई पेशरफ्त नहीं होती है तो ईरान सरहदी इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। आपको बता दें कि ईरान पाकिस्तान सरहद पर 16 अक्टूबर को 14 ईरानी सिक्योरिटी अफवाज को अगवा कर लिया गया था, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। इधर अफगानिस्तान ने शनिचर और इतवार को आम इंतखाबात में वोटिंग की गिनती जारी रखी है। ज़राए के मुताबिक 50% काउंटिंग हो चुकी है और कल तक कई इलाकों के नतीजे भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के आम इंतखाबात में 2564 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें कि 16% उम्मीदवार खवातीन हैं। तालिबान की धमकी के बावजूद लोगों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में तालिबान ने कई पोलिंग मराकीज़ पर हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि 126 लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि कंधार में पुलिस और इंटेलिजेंस चीफ पर हुए हमले के बाद वहाँ इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। शनिचर को वहाँ पर वोट डाले जाएंगे। बरतानी वजीर आजम थेरेसा मे ने कहा है कि लंदन हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ जिस ब्रेग्जिट मुआहदे के तय पा जाने की ख्वाहिशमंद है वो 95% तक तैयार है। मे ने अपने एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रिया के शहर सालिसबर्ग में हुए यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद से सलामती और ट्रांसपोर्ट जैसे शोबे में अहम पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया है कि सरहदी उमूर के बहुत से इशूज़ पर ताहाल कोई समझौता नहीं हो सकता। बरतानी वजीर आजम ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के उत्तरी आयरलैंड सरहद की तजावीज़ को कबूल नहीं कर सकती। वाज़ेह है कि बरतानवी हुकूमत ये चाहती है कि ब्रेग्जिट के बाद आयरलैंड और बरतानिया में शुमाली आयरलैंड के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद को बंद ना किया जाए। ब्राजील के अगले सदर बनने की दौड़ में आगे चल रहे जियर बोल्सोनारो के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नॉट हिम के नारे लगाने लगे। बोल्सोनारो के खिलाफ मुजाहिरीन गुज़िश्ता दिनों साओ पाउलो, रियो द जेनेरियो, ब्रासिलिया समेत 24 दीगर शहरों में बड़ी तादाद में जमा हुए और उन्होंने नॉट हिम यानी कि बोल्सोनारो नहीं के नारे लगाए। वाज़ेह है कि पहले दौर की वोटिंग में दाएं बाजू के लीडर बोल्सोनारो अपने हरीफ वर्कर्स पार्टी के फर्नांडो हद्दाद से बढ़त बनाए हुए हैं। मुल्क में 1964-1985 के दौरान रहे फौजी तानाशाही की तारीफ और खवातीन, हमजिन्स और निग्रो नस्ल को लेकर किए गए बयान के बाद लोगों में बोल्सोनारो के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। वहीं सोशलिस्ट
सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी ने तमाम लोगों से बोल्सोनारो के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की है। खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने मुल्क की तरफ से चर्च के जिनसी इस्तेसाल के शिकार हजारों मुतासरा बच्चों से माफी मांगी है। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए स्कॉट ने माना कि सरकार दहाइयों तक अंजाम दिए गए इस जुर्म को रोकने में नाकाम रही, जो कि शर्म की बात है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि आज वो उन बच्चों और गार्जियन से माफी मांगते हैं जो कि बरसों तक ये सब सहते रहे हैं। वाज़ेह है कि चर्च में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल के मामलों की जांच के बाद रॉयल कमीशन ने पिछले साल दिसंबर में अपनी आखिरी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें इन मुतासिरों को मुआवजा दिए जाने का भी जिक्र था। कमीशन ने इस वाक़े को कौमी सानेहा करार दिया था। Here at this meeting place or elsewhere, this apology is to you and for you. Your presence and participation makes tangible our work today, and it gives strength to others who are yet to share what has happened in their world. Elsewhere in this building and around Australia, there are others who are silently watching and listening to these proceedings. Men and women who have never told a soul what has happened to them. To these men and women, I say, this apology is for you too. और ताइवान के तुंगशान में गुज़श्ता देर रात एक ट्रेन हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। पोयामा एक्सप्रेस 300 मुसाफिरों को लेकर ताइतुंग शहर जा रही थी कि अचानक पटरी से उतर गई। जख्मियों को 4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पोयामा एक्सप्रेस उत्तर ताइवान के न्यू टाइपे शहर से चलती है और इस हादसे के वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे में जख्मी एक मुसाफिर ने बताया कि ट्रेन ड्राइवर ने हादसे से पहले कई बार इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे और यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेन की कई बोगियां पिचक गई। बोगियों से अभी लाश निकाल लिए गए सभी, और रेलवे महकमे ने हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। स्पेन के ललागा सूबे में मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान के बाद आई बाढ़ में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कैम्पिलोस शहर में फ्लैश फ्लड में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई गाड़ियां बह गई हैं। सड़कों पर कीचड़ भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक दमकल मुलाजिम की मौत हो गई, जबकि एक शख्स अपनी गाड़ी के साथ बह गया। महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। चीन समंदर पर बने दुनिया के सबसे लंबे पुल का इफ्तिताह करने जा रहा है और यह पुल 55 किलोमीटर लंबा है। हांगकांग, झुहाई और मकाओ ब्रिज बुध को आवाम के लिए खोला जाएगा। यह नदी या समंदर कहीं पर भी बना दुनिया का सबसे छठा लंबा पुल है और झुहाई चीनी मेनलैंड पर बसा शहर है, जो कि अब हांगकांग और मकाओ दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जुड़ जाएगा। और इस पुल में डुअल 3 लेन है, जो कि समंदर के ऊपर 22.9 किलोमीटर है, जबकि 6.7 किलोमीटर समंदर के नीचे सुरंग नुमा शक्ल में है। इसकी गहराई 44 मीटर तक है और पुल का बाकी हिस्सा जमीन पर बना है। सुरंग के दोनों तरफ 2 मसनूई जजीरे हैं और ये दोनों 10 लाख वर्ग फुट के ज्यादा इलाके में बने हैं और इस पुल में 4 लाख टन स्टील लगा है, जो कि रिएक्टर पैमाने पर 8 शिद्दत के जलजले को बर्दाश्त कर सकता है। यह पुल काफी वक्त भी बचाएगा। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से झुहाई तक जाने में 4 घंटे का वक्त लगता है, जो अब घटकर सिर्फ 45 मिनट रह जाएगा। नाज़रीन, बोट रेस सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, चीन में भी काफी मकबूल है। यहाँ पर हर साल ड्रैगन बोट रेस मुनक्किद की जाती है, इसमें कि बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं और इस साल भी इस टूर्नामेंट में चीन समेत 12 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया और कश्तियों की रेस लगाई। खिलाड़ियों ने न सिर्फ 100, 200 और 500 मीटर का मुकर्ररा फासला तय किया, बल्कि अपने माहिरीना सलाहियतों को अमली जामा भी पहनाया और इसका मुजाहरा किया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।